अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के लिए अब सिर्फ एक माह से भी कम वक्त रह गया है और अगली 17 तारीख को यानी 17 सितंबर को काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो उमरता बंदयाल के इरादे हैं वो बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। इससे कबल उन्होंने असेंबलियां जाते ही एक फैसला जारी किया जिसमें उनका मकसद बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को टारगेट किया जाए। लेकिन अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरख्वास्त आ गई है और उस दरख्वास्त पर अगर समाअत शुरू हो जाती है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले उस पर कोई फैसला दे देता है तो फिर यह पैगाम होगा एस्टेब्लिशमेंट को, एक और टक्कर ली जाएगी उमरता बंदयाल की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन इसकी तफसील बताने से पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस के बनने से पहले उनके करीबी साथी यानी जस्टिस तारिक मसूद निशाने पर आ गए हैं। बाकायदा जो उमरता बंदयाल का ग्रुप है उसकी जानिब से, उसके एक जज की जानिब से अब जस्टिस तारिक मसूद पर हमला करवाया गया है। दोस्तों, मामला यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ये वो दो जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आईन पसंद जजेस हैं, उसूल पसंद जजेस हैं। और उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस ने जो अपना ग्रुप बनाया हुआ था 8 का टोला, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था और वो जिस तरह के फैसले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में दे रहा था, बाद में ये लोग बेनकाब हो गए। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा उस रास्ते में रुकावट थे और जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उमरता बंदयाल ने चालाकी से इन दोनों जजेस को उस 9 रुकनी बेंच में शामिल किया, उम्मीद तो ये थी चीफ जस्टिस की कि काजी फायज ईसा और जो तारिक मसूद है उनके कंधे पर रखकर जो निशाना है एस्टेब्लिशमेंट को बनाया जाएगा। लेकिन फिर इन दोनों ने उसको भांप लिया और वो उस बेंच से अलग हो गए। अब मामला ये है कि जो ये दोनों जजेस हैं यानी काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर तरीन जजेस हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मामला यह हुआ है कि उमरता बंदयाल ने अपने रिटायरमेंट से पहले एक जज के जरिए उस पर यानी जस्टिस तारिक मसूद पर वार करवा दिया है। अब हुआ यह है कि चंद माह पहले जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने एक जो है वो लेटर जारी किया था, बाकायदा चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद पर संगीन इल्जामात लगाए थे। जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बाकायदा जो साबिक डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज हमीद, उनका नाम सामने आता है कि उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। लेकिन फिर मामला यह हुआ कि उनके बारे में चंद खबरें आई, बाकायदा उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया और उस रेफरेंस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर संगीन इल्जामात लगाए गए। लेकिन इस रेफरेंस के दायर होने के बाद जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बाकायदा जस्टिस मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो भी मंजर आम पर आई थी उनके बारे में कि वो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे परवेज इलाही उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। और इस हवाले से जब चीफ जस्टिस से मुतालबा किया गया कि वो इसकी तहकीकात करें, इस पर कोई इंक्वायरी करें, तो चीफ जस्टिस ने बड़ी अदालत में कह दिया था कि मैंने जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनको बेंच में शामिल करके खामोश पैगाम दिया, यानी उनकी मुराद इस्टेब्लिशमेंट थी। अब मामला ये हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से जो रेफरेंस ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उसके हवाले से दो जजेस यानी जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस को और उसमें उन्होंने कहा था कि इस रेफरेंस पर फैसला किया जाए ताकि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनको क्लीन चिट मिल जाए, या फिर अगर उनके बारे में इल्जामात साबित हो जाते हैं तो जो कानून के मुताबिक एक्शन है वो जो है वो जज के बारे में उनके किया जाए। लेकिन मामला ये हुआ दोस्तों, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे उन्होंने एक जो है वो दोबारा एक लेटर जारी कर दिया और उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर संगीन इल्जामात लगा दिए। उसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने वो जो रेफरेंस था वो भिजवा दिया था जस्टिस तारिक मसूद को कि आप इस पर अपनी राय दीजिए कि क्या ये रेफरेंस काबिल समात है भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, या फिर इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, इसको मुस्तरद कर दिया जाए। जस्टिस तारिक मसूद जो है उन्होंने वो रेफरेंस अपने पास रखा था, उस पर अपनी कोई राय अब तक नहीं दी थी। तो जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे उनको नजर आ रहा था कि शायद जस्टिस तारिक मसूद इंतजार
इंतजार कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं और उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए, यानी जो हिकमत अमली इमरान खान की हुआ करती है कि जब उसको नजर आ रहा होता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है, कार्रवाई होने वाली है, तो पहले से वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो यही हिकमत अमली जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनाई और उन्होंने एक लेटर चीफ जस्टिस को लिख दिया और उसमें उन्होंने लिखा कि जस्टिस जो तारिक मसूद है वो मेरे खिलाफ है, मेरे बाइस रखते हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे हक में फैसला आएगा। अब ये जो खत है ये अभी लिखा गया है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो मुस्तकबिल देखकर लिखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को यह नजर आ रहा है कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उस वक्त अगर ये रेफरेंस टेकअप होता है तो जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर हो सकते हैं, यानी उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अभी से वो लेटर लिख दिया ताकि बाद में जब जो कार्रवाई है वो हो तो वो ये कह सके कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये जजेस हैं वो मेरे खिलाफ हैं, यानी जस्टिस तारिक मसूद और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे खिलाफ है, लिहाजा ये लोग बुग्ज में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब मामला ये हुआ कि जो जस्टिस तारिक मसूद हैं उनकी हिमायत में अब जस्टिस जो तारिक मसूद हैं उनके हक खिलाफ जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हक में एक प्रॉक्सी ने, आमना मलिक नामी खातून ने जस्टिस तारिक मसूद पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया और उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया और अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा कि जस्टिस तारिक मसूद ने तकरीबन 246 मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी वो जाहिर की है अपने गोशवारों में, असासों में, लिहाजा उनसे मनी ट्रेल मांगी जाए और फिर उनको वो बताएं कि ये ज़राए आमदन क्या थे जिसके तहत ये जो असासे थे ये बनाए गए। अब ये जो नेले पे दैला वाली बात है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी फंसे हुए थे, उन्होंने एतराज तारिक मसूद पे उठाया था, लिहाजा तारिक मसूद को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए जस्टिस तारिक मसूद को, तो वो आगे जाके वो जो कार्रवाई है वो ना कर सके, उन पर ये इल्ज़ाम लग सके कि आपके बारे में भी एक रेफरेंस ज़ेरे समात है, आप को जो है वो मज़ाहिर नकवी के हवाले से जो केस है उसमें बैठने की जो है वो कह लीजिए कि आप ना बैठें क्योंकि आपका बायस है, लिहाजा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया है मुस्तकबिल को देखते हुए। अब जहां ये सुप्रीम कोर्ट में खेल चल रहा है वहां जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल है वो भी अभी से कमर कस रहा है, क्योंकि जब ये हुकूमत थी तो आपको नजर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खामोशी थी, लग ये रहा था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को बंद दरवाजों में जो समझाया गया उनके वो समझ आ गई है। लेकिन अब दोस्तों हुकूमत के जाते ही चीफ जस्टिस ने कमर कस ली, बाकायदा वो मुतहरिक हो गए, नवाज शरीफ और जो जहांगीर तरीन थे उनको निशाना बनाया गया, एक जो कानून पास किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया, उसको उड़ा दिया गया और कोशिश ये की गई कि इमरान खान अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेता तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इंतखाबात से बाहर रहे। अब एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है और उस दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि अगले 90 दिनों में जो इंतखाबात हैं उनको यकीनी बनाया जाए और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो फैसला किया था कि मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उनको मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो हल्का बंदियां करें और फिर इंतखाबात करवाएं, जो कि आइन और कानून की मंशा है उसके मुताबिक है। तो अब इस दरख्वास्त में जो आबिद जुबैरी हैं जिनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वो जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं या सदर हैं, ओहदेदार हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। बाकायदा उनकी ऑडियो जो परवेज इलाही है उनके साथ आ चुकी है, मंजर आम पर लीक हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने ये दरख्वास्त की और उसमें जो इस्तदा की गई है, जो रिलीफ मांगा गया है वो बड़ा दिलचस्प है। इस दरख्वास्त में दोस्तों कहा यह गया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें जो 2 वजीर आला थे यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वो निगरान वजीर आला थे, लिहाजा जो CCI है उसकी जो मीटिंग है उसको कलअदम करार दिया जाए, उसने जो मंजूरी दी है मर्दमशुमारी की उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये जो 2 सूबों के निगरान वजीर आला थे ये इस बात की अथॉरिटी नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते कि ये इस मामले की मंजूरी दे सके, क्योंकि उनकी जो अवाम ने उनको मुंतखब नहीं किया, लिहाजा वो आईनी कोई उनकी पोजीशन नहीं है उस तरह की जिस तरह एक अवामी नुमाइंदे या अवामी मुंतखब वजीर आला की होती है। लिहाजा अब देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त पर क्या रद्द अमल देती
लेती है, क्या इसकी समात होती है, तो फिर इस समात में बेंच में किन जजेस को शामिल किया जाता है। जब ये बेंच बनेगा तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इरादे क्या हैं, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले क्या गुल खिलाना चाहते हैं और क्या वो फैसला देकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 90 दिन में इंतखाबात का एक और फैसला दे देते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म दिया था, उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। अब की बार अगर वो 90 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म देते हैं, अमल उस पर भी नहीं होना, लेकिन चीफ जस्टिस जाने से पहले ये कह सकेगा कि मैंने तो इंतखाबात यकीनी बनाने के हवाले से हुक्म दे दिया था। अब देखना है इस दरख्वास्त पर क्या रद्द-ए-अमल आता है, कौन सा बेंच बनता है। बेंच बन जाएगा अगर इमरान जजेस हुए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैसला क्या आना है और जो चीफ जस्टिस है उसके इरादे क्या है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।